नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में अगर देखें तो इल्तुतमिश का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। वह एक बहुत ही अच्छे परिवार से आता था वो, लेकिन फिर भी उससे गुलाम बना दिया गया। तो बात यहाँ पर आती है कि जब वह अच्छे परिवार से था वह, तो वह गुलाम कैसे बन गया? क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, तेज तराज और एक सुंदर और सुशील लड़का था वो। लेकिन उसके जो भी भाई बहन थे, उसके रिश्तेदार थे, वह इल्तुतमिश से नफरत करते थे, घृणा करते थे। वो लोग इल्तुतमिश की जो सुंदरता थी, उसकी कौशल को देखकर वो लोग इल्तुतमिश से नफरत करते थे। बाद में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने इसे गुलाम के बाजार में बेच दिया। सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई परिवार के लोग कितना गिर सकते हैं कि अपने ही घर के बच्चे को वह बाजार में बेच दे रहे हैं। वो इल्तुतमिश को बाजार में बेच दिया गया, अब वो गुलाम बन गया वो। लेकिन इल्तुतमिश एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। वो मेहनती था और काफ़ी जिज्ञासु टाइप का वो था। वह गुलाम के बाजार से ही बहुत सारे गुलाम के हाथों से वह निकलता हुआ जा रहा था वो। लेकिन एक बार गुलाम का बाजार लगा हुआ था, वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आए और ऐबक ने गुलामों को देखते देखते इल्तुतमिश के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने इल्तुतमिश से बात की। जब इल्तुतमिश से बात की तो कुतुबुद्दीन को लगा कि यह एक अच्छा सैनिक बन सकता है, हमारे सेना को एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। यहाँ से इल्तुतमिश की जीवन, कहें कि किस्मत पूरी तरह से बदल गई। जब वह कुतुबुद्दीन के पास गया, वो कुतुबुद्दीन ने उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब सब सिखाए पूरा। वह युद्ध में पूरा पारंगत हो गया वो। जब सब कुछ वह जान गया, वह सीख गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वह पूरा विश्वास पात्र बन गया वो। कुतुबुद्दीन ऐबक उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा। इतना विश्वास करने लगा कि वह अपनी ही पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। अब वो दामाद बन चुका था वो। जब धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, सिंहासन खाली हो गया, तो जो वहाँ के अमीर लोग थे, जो कि दरबार दरबार के उच्च पदों पर जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा अब। उन लोगों ने सोचा कि जो लाहौर में आराम शाह हैं, उनको बुलाया जाए और उनको गद्दी पर बैठाया जाए। उनको बुलाया गया, गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह योग्य शासक नहीं थे। वह
उनमें सैनिकों का नेतृत्व करने का क्षमता नहीं था। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। अब वो दरबारियों को लगने लगा कि इनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि जब शासन चलाने के योग्य नहीं हुआ, सैनिक की नेतृत्व क्षमता उनमें नहीं है, मतलब वह सत्ता के काबिल वह नहीं है वो। कुछ लोगों ने राय बनाया कि क्यों ना हम इल्तुतमिश को बना दें। फिर इल्तुतमिश को कहा गया। दोनों के बीच कुछ कहते हैं कि युद्ध हुआ और उसमें आराम सा हार गया, और या तो युद्ध में या फिर युद्ध के बाद उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। जो ग, गद्दी पहले से लड़खड़ा रही थी, जो किसी तरह से खींच तान कर वह चल रही थी, अब इल्तुतमिश उसको एक बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करता है। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। उन उन्होंने चालगानी पद्धति चालू की, जिसमें 40 लोगों का एक कहें तो समूह हुआ करता था, जो उसमें मुख्य लोग हुआ करते थे। कोई भी अगर कार्य करना है, इल्तुतमिश उन लोगों से सलाह लेता था, और यह बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, जीतल, टंका के, ये सब सिक्के चलाए। उन्होंने लाहौर से राजधानी बदलने का प्रस्ताव रखा कि हमें लाहौर से राजधानी को बदलकर दिल्ली ले जाना चाहिए। जो आज आप दिल्ली राजधानी देखते हैं, इसकी सोच का विकास कहीं न कहीं इल्तुतमिश के ही समय में हुआ, उनके ही द्वारा हुआ। तो वह अपने राज्य को पूरी एक अच्छे शिखर तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसको हम लोग एक-एक करके पूरी विस्तार पूर्वक समझते हैं, तो हम लोग देखते हैं, चलिए कहानी क्या है इसकी। तुर्किस्तान की हवाओं में जब एक छोटे से लड़के की हंसी गूंजती थी, किसी को क्या पता था वही लड़का एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा, नाम इल्तुतमिश। जब तुर्की की में इसका जन्म हुआ, तुर्की एक तुर्किस्तान तुर्की नहीं तुर्किस्तान आप कह सकते हैं, तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ। वह एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर इल्तुतमिश का जन्म होता है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इल्तुतमिश एक दिन जाकर वह सुल्तान बन जाएगा। और देखते हैं, एक घर जहाँ सपनों की जंजीर मिली, एक घर जहाँ सपनों की जंजीर मिली, मतलब जब एक परिवार चाहता है चाहता है कि हमारे बच्चे एक बेहतर जीवन व्यतीत करें, लेकिन इल्तुतमिश का परिवार है तो इसके वह पूरी विपरीत तरीके से सोचता है, उल्टा सोचता है। इल्तुतमिश से लोग घृणा करते हैं, क्योंकि यह बुद्धिमान है। इसको सोचने समझने की क्षमता दूसरों से अलग है। यह काफ़ी सुंदर और सुशील है। इसको देख कर लोग जलने लगे। घर वाले की तो बात छोड़िए, जो भी रिश्तेदार हैं वह भी जलने लगे। और देखते हैं, बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन बात बिगड़ी कैसे? बात इतनी बढ़ती चली गई कि उसे गुलाम के बाजार में उसे बेच दिया गया।
सोचिए कैसा परिवार रहा होगा वो, कि अपने ही किसी बच्चे को गुलाम बनाकर बेच देना। तो और देखते हैं इसको। इल्तुतमिश का जन्म एक खानदानी परिवार में हुआ था, लेकिन उसका अपराध क्या था? बस इतना कि वह बाकी भाइयों से ज़्यादा तेज, सुंदर और समझदार था। उसके रिश्तेदारों ने उससे जलकर उससे एक दिन गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया। जिस घर में जन्म लिया उसी घर घर ने सपने छीन लिए। सोचिए, जिस घर में इल्तुतमिश ने जन्म लिया उसी घर ने इल्तुतमिश के सपने को छीन लिया। क्योंकि जब घर के लोग उसे नफरत करते हैं, नफरत इतनी बढ़ जाती है कि उसे बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है कि छोटे पर लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो वह सपने देखते हैं कि हम क्या क्या बनेंगे, लेकिन यहाँ तो इल्तुतमिश का सपना ही छीन लिया गया। उसे सपनों की जंजीर से कोसों दूर कर दिया गया। और देखते हैं इसको हम लोग। बिक गया लेकिन झुका नहीं। गुलामी की जंजीरें पहनी लेकिन सिर कभी नहीं झुकाया। वह एक ऐसे दूसरे बाजार में बिका, लेकिन हर जगह उसकी आंखों में एक ही बात थी। इल्तुतमिश को कई बाजारों में बेचा गया, कई लोगों के हाथों से गुजरा वो, लेकिन इल्तुतमिश में एक बात थी। वह एक अलग प्रकार का सोच रखता था। वह उसकी आंखों में एक प्रतिभा दिखती थी। वह कुछ कल गुजरने की उसमें एक क्षमता थी। उसको लगता था कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सब उसकी आंखों में सब कुछ दिखता था। वह और देखते हैं। मैं पैदा हुआ हूँ शासक बनने के लिए, सिर्फ वक्त का इंतजार है। अंत में पहुंचा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और यहीं से किस्मत ने दरवाजा खोला। जहाँ बाकी गुलाम तलवार चलाना सीखते थे, वहाँ इल्तुतमिश शासन चलाना सीख रहा था। वह उसकी सोच थी कि मुझे अगर कुछ मौका मिला है कुछ करने का, तो बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ। उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामों के बाजार में जाते हैं। वो कुछ घूमने की वजह से या फिर बाजार को देखने की वजह से। जब गुलामों को देखते हैं तो वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश को देखते हैं तो उससे कुछ बात करते हैं। उसकी बातों में उन्हें कुछ नयापन दिखाई पड़ता है, कुछ कल गुजरने की उसमें जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको खरीद लेते हैं। यहाँ से इल्तुतमिश की किस्मत है वो बदल जाती है। वो यहाँ से किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है इल्तुतमिश के लिए। जब उसको ले जाया जाता है तो काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। उसके साथ में जितने लोग खरीदे गए थे वो लोग अभी तलवार चलाना सीख रहे थे, लेकिन यह इतना जिज्ञासु व्यक्ति था। यह इसमें सीखने की एक ललक थी। यह उस समय बाकी लोग तलवार चलाना सीख रहे थे, यह राजनीति सीख रहा था। मतलब सबसे यह आगे निकल कर एक कदम बढ़कर सोचता था, और बहुत ही जल्दी यह सीख जाता था। यह तो क्या कर रहा है, यह शासन चलाने की प्रक्रिया में यह है इस समय।
सीख रहा है सब कुछ उस समय। और देखते हैं ऐबक का विश्वास और दामाद का रिश्ता। ऐबक का विश्वास इस कदर बन गया इल्तुतमिश पर कि उसने अपने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। किसी का विश्वास जितना बहुत बड़ी बात है, जो यहाँ पर इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास जीत लिया। और देखें, ऐबक को इल्तुतमिश में एक अलग ही रोशनी दिखी। ऐबक ने न केवल गौरी के दरबार में ऊंचा पद दिलाया, बल्कि अपनी बेटी का विवाह भी उससे किया। जो गौरी का दरबार था उस समय, उस दरबार में इल्तुतमिश को एक ऊंचा पद दे दिया। और विश्वास इतना बढ़ता गया कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। फिर क्या हुआ? ऐबक की मृत्यु और सत्ता संघर्ष। जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो अब सत्ता में संघर्ष चलने लगता है कि शासक कौन बनेगा, गद्दी कौन संभालेगा। तो उस समय पहले देख लेते हैं, तो फिर बात करते हैं। 1210 ईस्वी में ऐबक की अचानक घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। लाहौर में बैठे तुर्क अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया। एक कमजोर, अनुभवहीन शासक, न तो उसमें प्रशासनिक समझ थी, न सैनिक नेतृत्व। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो जो सिंहासन है वह खाली हो गया। वो तो लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा, किसे बैठाया जाए। तो उस समय लाहौर में आराम शाह बैठे हुए थे। उनको बुलाया गया कि आइए आप, अब लाहौर में आप, क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर लाहौर में बैठे तुर्क अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया, मतलब लाहौर में, क्योंकि उस समय शासन कहाँ से चल रहा था? लाहौर से चल रहा था। लाहौर के अमीरों, क्योंकि जो दरबारी थे लाहौर के, उन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। क्योंकि उस समय कुछ लोग ऐसे थे कि इनको गद्दी पर बैठा देते हैं और हम शासन चलाएंगे, मतलब किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन जिसको आप गद्दी पर बैठाए हैं वह गद्दी के लायक भी तो होना चाहिए। लेकिन आराम शाह एक अनुभवहीन था। वह, उसके पास कोई अनुभव नहीं था। वह एक, उसको सैनिक नेतृत्व करने की क्षमता भी नहीं थी। तो धीरे धीरे लोग कहने लगे कि यार, गद्दी पर बैठने के लिए यह लायक या नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। तो फिर बात सामने आई कि कौन बनेगा अब अगला सुल्तान। तो लोग कहे कि इल्तुतमिश को बना देते हैं। तो बहुत सारे लोग इल्तुतमिश का समर्थन किए। उस समय आराम शाह और इल्तुतमिश में काफ़ी संघर्ष हुआ, युद्ध हुए। उसमें आराम शाह कहते हैं कि या तो युद्ध में या तो युद्ध के बाद आराम शाह को मार दिया गया, और उसमें इल्तुतमिश विजयी रहे। फिर वह सत्ता पर बैठते हैं, वो शासन चलाना चालू करते हैं। अब देखते हैं और क्या हुआ। गद्दी पर बैठा गुलाम, क्योंकि वो अभी इल्तुतमिश भी है, क्या है, अब एक गुलाम है वो। तो गद्दी पर कौन बैठा? तो एक गुलाम बैठा, मतलब इल्तुतमिश अभी गुलाम है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसको खरीद कर लाया था गुलामों के बाजार से। तो इल्तुतमिश एक गुलाम है। और देखते हैं 1211 ईस्वी
दिल्ली के अमीरों और सेना ने आराम शाह को हटाया। इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह को हटा दिया गया और इल्तुतमिश को सुल्तान घोषित कर दिया गया। और देखते हैं, लेकिन वह सत्ता में आया तो एक हिलते हुए सिंहासन पर राज्य खंडित था। विरोधी ताकतें तैयार थीं और तुर्क सरदार गुटों में बटे हुए थे। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो उस समय काफ़ी परिस्थितियां खराब चल रही थी। उस समय जो सिंहासन पर जो बैठे हुए लोग थे वह अच्छे से शासन न करने की वजह से शा, शासन पूरी तरह से चल नहीं पा रहा था। वो राजनीति पूरी ढीली पड़ गई थी, उसको संभालना था वो। तो इल्तुतमिश अब उसको सबको संभालने का प्रयास करेगा वो। और क्या करता है वो, शक्ति का पुनर्गठन चहलगामी। अब जो भी शक्तियाँ बिखरी हुई थी, अब इल्तुतमिश उसको संगठित करेगा अब उसको। इल्तुतमिश ने सोचा कि इसको एक अलग प्रकार से संगठित किया जाए। उन्होंने 40 लोगों की, जो दरबार में 40 व्यक्ति थे जो इल्तुतमिश के विश्वास पात्र थे, वह मुख्य लोग थे, 40 लोगों का एक समूह बनाया। उसको चहलगानी कहा गया उसको, क्योंकि कुछ भी अगर बदलाव करना होता, कुछ फैसले लेना होता, तो इल्तुतमिश 40 लोगों से ही सलाह लेता और अपना कार्यभार चलाता, शासन चलाता। देखते हैं इसको। इल्तुतमिश ने सत्ता को मजबूती देने के लिए बनाया चहलगामी या तुर्की अमीरों की परिषद, जिसे 40 प्रमुख अमीर शामिल थे, जो कि चलाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं चलगानी या तुर्की अमीरों की परिषद। अमीरों की एक परिषद मतलब जो दरबार में प्रमुख लोग थे, जिन्हें अमीर कहते हैं, उनमें से 40 लोगों को चलगानी पद्धति में रखा गया, एक परिषद में रखा गया। 40 लोग जो थे वह इल्तुतमिश के पूरी तरह से विश्वास पात्र थे। वह इल्तुतमिश उस पर बहुत अधिक विश्वास करता था। वह अपने कोई भी फैसले लेने से पहले उनसे सलाह लेता था वो। और देखते हैं, लेकिन ये अमीर कोई साधारण दरबारी नहीं थे, ये वही थे जो सुल्तान बनाते और गिराते थे। इल्तुतमिश ने उनकी ताकत को संतुलित किया। वो उन्हें सलाहकार की तरह रखता, लेकिन उन्हें खुली छूट नहीं देता। ये जो 40 लोग हैं यहाँ दरबार के, या कोई आम लोग नहीं हैं। यहाँ दरबार के काफ़ी प्रमुख हैं। इनके पास बहुत ही अधिक क्षमता है, क्योंकि ये लोग थे तो यह किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। किसको सुल्तान बनाना है, किसको सुल्तान नहीं बनाना है, ये लोग सत्ता पर बैठाने और सत्ता से गिराने का कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश उन लोगों से सलाह लेता था, उनसे काफ़ी बातचीत करता था, लेकिन उन्हें खुली छूट नहीं देता था। वो उनको संतुलित संतुलन में बनाए रखने का वह प्रयास करता था वो। और देखते हैं, दिल्ली को बनाया राजधानी। अब दिल्ली को राजधानी बनाता है, कैसे बनाता है? इल्तुतमिश ने महसूस किया दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सपनों की राजधानी बन सकती है। लाहौर को छोड़कर दिल्ली को केंद्र बनाया। यहाँ से प्रशासनिक सुधार शुरू हुए। सेना का विस्तार, जो देख रहे हैं कि इल्तुतमिश ने सोचा कि
राजधानी अच्छी जगह पर होना चाहिए। जो लाहौर है इस समय, इससे यहाँ से शासन कर पाना उतना बेहतर नहीं है जितना कि दिल्ली से शासन किया जा सकता है, पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो आप इस समय दिल्ली राजधानी देख रहे हैं आज के समय में, इसका सोच कहीं ना कहीं पहले से ही इल्तुतमिश ने बना दी, क्योंकि इसकी पहली दिल्ली राजधानी बनेगी, इसका पहला बार विचार मन में आया इल्तुतमिश के। उन्होंने लाहौर से दिल्ली राजधानी बदलने का प्रयास किया, स्थानांतरित किया वो। और देखते हैं आज अगर दिल्ली भारत की राजधानी है तो उसकी शुरुआत इल्तुतमिश के दूरदर्शी फैसले से होती है। आज जो इस समय दिल्ली राजधानी है भारत की, उसकी दूरदृष्टि कहीं न कहीं इल्तुतमिश के ही दिमाग की उपज थी, और आज भी हम दिल्ली में अपनी राजधानी को देख पा रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले किसने सोचा था? तो इल्तुतमिश ने सोचा था कि दिल्ली राजधानी बनाया जाए। और देखते हैं टंका और जीतल एक धार्मिक क्रांति, मुद्रा में वहाँ पर क्रांति आई, टंका और जीतल। इसको और देखते हैं इल्तुतमिश ने भारत की पहली सिल्वर कॉपर करेंसी जारी की। इल्तुतमिश ने पहली बार सिल्वर और कॉपर करेंसी जारी की। इसमें क्या क्या जारी किए गए? पहला टंका। टंका जो होता था तो चांदी का वो सिक्का होता था, वो चांदी का बना हुआ होता था, वो उसे टंका कहते थे। उसके बाद जीतल। जीतल होता था कि यह तांबे का हुआ करता था। तो तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का होता था तो इसे टंका कहते थे, और तांबे का सिक्का को जीतल कहते थे। तो इतना आप समझ गए होंगे। और देखते हैं धार्मिक और विदेशी नीति। धार्मिक और विदेशी नीति किसी थी इसकी, इस पर विचार कर लेते हैं। उसने बगदाद के खलीफा से राज्य की मान्यता प्राप्त की। कहते हैं ना कि कोई भी क्षेत्र को मान्यता प्राप्त कब होती है? जब सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। तो इसने जो खलीफा थे उस समय, खलीफा से इसने अनुमति मांगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ उसने बगदाद के खलीफा से राज्य की मान्यता प्राप्त की। बगदाद के खलीफा से राज्य की मान्यता प्राप्त की। जब इससे मान्यता प्राप्त हो गई तो आप इसको पूरी दुनिया जानने लगी कि यह भी एक जहाँ पर शासन लोग कर रहे हैं उसे मान्यता दी गई। इल्तुतमिश शासन कर रहा है, उसको मान्यता दी गई। क्योंकि आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोग देश का दर्जा नहीं देते हैं। जब सभी लोग उसको मानने लगते हैं तो बाकी लोग भी उसको देश मानने लगते हैं। तो वैसा ही पहले, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वह खलीफाओं से मान्यता नहीं लिया था, वो खलीफा से मान्यता नहीं लिया था वो। लेकिन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से अलग सोचता था वो, और इन्होंने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, और मान्यता क्या हुई, मिल भी गई इसको। और देखते हैं यानी अब दिल्ली सल्तनत को इस्लामी दुनिया में एक वैध शक्ति माना जाने लगा। इस्लामी दुनिया में वो एक वैध शक्ति माना जाने लगा। मतलब जो शासन चल रहा है वो सही है, वो इस्लाम की नज़र से। और देखते हैं धार्मिक मामलों में उसने इस्लामी कानून शरिया को बढ़ावा दिया। जो इस्लाम में देखें तो एक धार्मिक कानून होता है जिसे शरिया कहा जाता है, उसको इल्तुतमिश ने क्या किया? बढ़ावा दिया। और देखते हैं उत्तराधिकार और दूरदर्शिता। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार और दूरदर्शिता के
बारे में देखते हैं इसको। इल्तुतमिश ने अपने बेटों में कोई विशेष गुण नहीं पाए। इल्तुतमिश के जो बेटे थे, इल्तुतमिश ने अपने बेटों में कोई विशेष गुण नहीं पाए। उसका पुत्र था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन एक काफ़ी अय्याश था। वह भोग विलास की जीवन व्यतीत करता था। वह हमेशा वह हरम में ही रहता था। वह जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, वह भोग विलासी था। वह प्रजा की कोई चिंता नहीं करता था। वह एक तरह से क्रूर मान सकते हैं आप। और उसकी माँ शाहतुर्कन। बाद में रुकनुद्दीन ने शासन को शाहतुर्कन को सौंप दिया। शाहतुर्कन ने अपने परिवार के जो भी सदस्य थे, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। हो तो वहाँ से संघर्ष और बढ़ गया इसको। लेकिन जैसे ही ये सब चल रहा था, ये सब उस समय रजिया थी। रजिया ने ये सब कुछ लोगों के साथ अन्याय देख रही थी वह। लेकिन वह सोची कि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इसको छुटकारा पाया जाए इससे। उन्होंने जनता से फरियाद की और जनता ने रजिया को स्वीकार किया। तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अगले लेक्चर में। रजिया को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश ने जब देखा कि हमारे पुत्रों में कोई योग्यता नहीं है, तो अपनी पुत्री को सुल्तान बनाने का वह फैसला किया। हो क्योंकि रजिया में सारे गुण मौजूद था सुल्तान बनने के लिए। दिक्कत क्या थी कि वह एक महिला थी। वह वरना सारे गुण एक राजा होने के, एक सुल्तान होने के, रजिया में सारे गुण थे। और देखते हैं, वह भारत की पहली महिला शासिका बनी। वह भारत की पहली महिला शासिका बनी, जो इस बात का प्रमाण है कि इल्तुतमिश कितना दूरदर्शी था। इस बात का प्रमाण है कि इल्तुतमिश कितना दूरदर्शी था, कितना आगे का वह सोच सकता था। वह न्याय को प्राथमिकता देता था। उसने अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा। जो योग्य था उसको शासन चलाने की जिम्मेदारी दी। उस पर सत्ता को संभालने का वह दायित्व दिया। तो आप इल्तुतमिश की पूरी कहानी को समझ गए होंगे। और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।